हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण चारण और लेके आया हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने। तो देखिए क्या है ब्रेकिंग न्यूज़। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि जो इम्पल्स होते हैं हार्ट के अंदर वो कैसे जनरेट होते हैं, वो इम्पल्स ट्रेवल कैसे करते हैं और वो ट्रेवल करने के बाद अपना एक्शन कैसे दिखाते हैं, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराते हैं। ठीक है, देखिए मतलब कि जैसा कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ भी काम ऐसे ही नहीं हो जाता, मतलब कुछ भी इनिशिएट करने के लिए आवश्यकता होती है कुछ हमें। अगर किसी को मतलब नींद में से भी जगाना है तो उसे क्या करना पड़ता है, ए भाई उठ, ऐसा कहना पड़ता है। तो हार्ट को भी काम करने के लिए एक इम्पल्स की या स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि वो इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। जनरेट होता है तो हार्ट तो थोड़ा बड़ा होगा, इतना सा तो है नहीं, तो उस पूरे हार्ट के अंदर वो ट्रेवल कैसे करता है और ट्रेवल करने के बाद वो अपना इफेक्ट यानी कि जो मायोकार्डियल मसल है, जो कार्डियक मसल है, उनके ऊपर कैसे दिखाता है। तो ये पूरी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले कि हमने जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मायोकार्डियल जो हार्ट की सेल होती है वो बेसिकली 2 या 3 टाइप की कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो होती है नोडल सेल। ठीक है, नोडल सेल क्या होती है कि नोडल सेल जैसे कि एवी नोड हो गया, एसए नोड हो गया, ये क्या करती है, इम्पल्स को जनरेट करती है, मतलब ऑटो ट्रिगरिंग होती है, मतलब खुद से इम्पल्स जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। वैसे हार्ट की सारी सेल्स में ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है कि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो खुद से ही इम्पल्स जनरेट कर पाए। पूरी हार्ट की सेल्स के अंदर, पूरा हार्ट है, उसकी मायोकार्डियम है, उसके एसे नोड है, जो भी फाइबर्स है, उन सब में कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करें, खुद के ही इम्पल्स जनरेट करें। कैपेबिलिटी होती है बट करते नहीं है, सभी नहीं करते हैं। तो जनरली जो इम्पल्स जनरेट करने का काम कौन करता है, ऐसे नोड करता है। या फिर अगर ऐसे नोड किसी कंडीशन से खराब हो गया है, मतलब उसमें कोई डिफॉल्ट आ गया है, तो कौन करता है, एवी नोड करता है। तो बेसिकली जो इम्पल्स जनरेट करने का काम कौन करता है, नोडल सेल काम करती है। फर्स्ट वन होगी नोडल सेल। सेकेंड वन आती है कॉन्ट्रेक्टाइल या कार्डियक मसल या स्मूथ मसल लाइक सेल। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जैसे ही ऐसे नोड ने इम्पल्स दिए, जैसे ही वहां से वेव जनरेट हुई कैटायंस की, तो इम्पल्स कहाँ गए, कार्डियक सेल के पास या स्मूथ मसल के पास या कार्डियक मसल के पास। वहां जाके क्या होंगे, कॉन्ट्रेक्शन होंगे। तो ये कॉन्ट्रेक्शन किस सेल के अंदर हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल के अंदर। तो ये होगी दूसरे टाइप की सेल। तीसरे टाइप की सेल वो हुई जो क्या करती है, ऐसे नोड से इम्पल्स को ट्रेवल करके ले जाती है कहाँ पे, मायोकार्डियम के पास या कार्डियक मसल के पास ले जाती है। तो हमने ये 3 टाइप की सेल देख ली। फर्स्ट वन इज द कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, सेकेंड वन इज द इम्पल्स जनरेटर और नोडल सेल, एंड थर्ड वन इज द कंडक्टिव फाइबर। एग्जाम्पल पुरकिंजे फाइबर हो गए, बंडल ऑफ हिज हो गए, एंड बंडल ब्रांच एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब इसके हम एक कंपोनेंट देख लें कि क्या क्या होता है इसके अंदर। उससे पहले एक मैं ब्रीफ आपको बता दूं कि मायोकार्डियम होती क्या है, ये मतलब कैसे बनी हुई होती है इनके अंदर, मतलब माइक सेलुलर लेवल पे इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। जो मायोकार्डियल सेल होती है उसके अंदर गैप जंक्शन और हेमिडेस्मोसोम टाइप की जंक्शन पाए जाते हैं। गैप जंक्शन मतलब कि ये कोई 2 सेल है, वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, उनके बीच में क्या है, गैप है। गैप मतलब दोनों जुड़ी हुई एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और इस दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों एकदम से कनेक्ट है। उन दोनों का जो साइटोसोल है, जो साइटोप्लाज्म है, वो एक दूसरे के अंदर ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो गैप जंक्शन में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, क्विक होगा, वो इजीली हो जाएगा। गैप जंक्शन मतलब कि मैं अगर ड्रॉ करूं गैप जंक्शन को, तो मान लीजिए कोई ये सेल है और कोई इसकी एडजेसेंट सेल ये है। ठीक है, जैसे कोई भी मायोकार्डियम सेल ले लो, कोई भी ले लो, तो इसके बीच की जो कम्युनिकेशन होगा वो एक जंक्शन, जंक्शन मतलब कनेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन के थ्रू होगा, इससे कहते हैं हम गैप जंक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, गैप जंक्शन। और दूसरा कहा है कि हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम में क्या होता है कि ये एक प्रोटीन की प्लाक, जैसे कि ये है
तो इसमें क्या होगा कि ये वापस मैं सेल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोटीन का प्लाक होगा और एडेरिन्स जो प्रोटीन के जो होते हैं उनके कारण क्या रहता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और क्या करता है, जो सेल्स होती है उनको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट की जो सेल्स होती है उनको उनका क्या काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और फिर क्या करती है, रिलैक्सेशन करती है। तो जब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस ना हो जाए, मतलब कि एक दूसरे से दूर दूर ना चली जाए। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये दोनों सेल पास में है, ठीक है, अगर ये दोनों सेल पास में है, दोनों सेल, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर को कहीं रख देता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि अगर ये दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स है, ठीक है, ये दो सेल्स है, ये दोनों एकदम से एडजेसेंट है, पास पास में, पर जब भी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा, जो इनकी जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब इनमें चांसेस रहेंगे कि ये क्या चली जाए, एक दूसरे से दूर चले, कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब ये क्या चली जाएगी, एक दूसरे से दूर चली जा सकती है। बट ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दूर चली गई तो फिर तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इस चीज से बचने के लिए नेचर ने क्या प्रोवाइड किया, हमें हेमिडेस्मोसोम जंक्शन प्रोवाइड किए। ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं इनके अंदर और इनको दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो इनको एक दूसरे से अलग जाने से रोकते हैं, और जैसे ही फिर रिलैक्सेशन होगा तो वही नॉर्मल स्टेट आ जाएगी। तो गैप जंक्शन का काम होता है कि इंपल्स जो होते हैं, जो भी इंपल्स जनरेट हो उसको फटाफट से ट्रांसमिट करना। और हेमिडेस्मोसम का काम होता है कि जो सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से अगर डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सेल का, तो उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि हेमिडेस्मोसम प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होता तो हमें देखने को मिलता है, ऑब्वियस है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देख लीजिए क्या आता है कि दे कनेक्ट टू मायोकार्डियल सेल डायरेक्टली। यही जंक्शन का काम है, गैप जंक्शन के बारे में बताया कि ये दोनों मायोकार्डियम को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और उससे क्या होता है कि इन दोनों के जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे में इजीली ट्रेवल कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो इंपल्स होते हैं वो एक सेल में अगर जनरेट हुए हैं तो दूसरी सेल में इजीली जनरेट, आप भी समझ सकते, अगर कोई गैप है तो वहां से इंपल्स इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगे। अगर उसकी जगह अगर क्या हो कि मेम्ब्रेन हो कोई, तो उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है। तो ये थोड़ा इजी रहता है और फास्ट मैकेनिज्म है, तो थोड़ा हार्ट के लिए बेनिफिशियल रहता है, इसीलिए नेचर ने ये उसे प्रोवाइड किया। दैट्स व्हाई द इंपल्स कैन ट्रांसमिट इजीली वन टू अनदर। वही बात, हार्ट एक्ट्स एज ए सिंसेशियम। ये क्या होता है कि जो हार्ट की जो पूरी सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ में टाइटली या फिर कनेक्टेड रहती है उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कि दो हार्ट मतलब कोई दो सेल लेता हूं मैं, हार्ट की कोई दो सेल लेता हूं, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती है। कैसे रहती है कि ये कोई 1 सेकेंड, ये कोई हार्ट की सेल है, ठीक है, ये कोई पूरी एक हार्ट की सेल है और दूसरी सेल कौन सी है, ये है। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ना कि सेपरेट एकदम क्लोजली एडजेसेंट रहती है, एक दूसरे के साथ में। जैसा भी हमने देखा कि गैप जंक्शन उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई कि दोनों सेल पास में प्रेजेंट होगी। तो ये दोनों, इन दोनों की मेम्ब्रेन क्या होती है, एक मतलब जुड़ी रहती है टाइटली। इससे हम क्या कहते हैं, सिंसेशियम कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट के अंदर 2 टाइप के सिंसेशियम प्रेजेंट रहते हैं। सिंसेशियम मतलब कि वो क्लोजली एकदम जुड़ी हुई है। एक तो सिंसेशियम प्रेजेंट रहता है अपर वाले पार्ट के अंदर, मतलब दो एट्रिया के बीच में प्रेजेंट रहता है, और दूसरा सिंसेशियम प्रेजेंट रहता है दो वेंट्रिकल्स के बीच में। तो इसके पीछे का क्या सीन है कि हमने देखा कि जो दो एट्रिया होते हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो मतलब कि इंपल्स हमें एक एट्रिया के अंदर भी एक साथ देने हैं और वेंट्रिकल के अंदर भी एक साथ देने। ऐसा नहीं हो कि राइट एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करे और लेफ्ट एट्रिया बाद में करे। ऐसा ना हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करे और राइट वेंट्रिकल बाद में करे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया, सिंसेशियम, मतलब कि दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं, और उससे क्या होगा कि जो इंपल्स है वो एक साथ में सभी में ट्रांसमिट हो गए। तो सिंसेशियम का क्या फायदा है कि जो साथ में जो दोनों जो एट्रिया है वो भी साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये भी दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हमने एक देख लिया कि होता क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं कंडक्शन सिस्टम पे। कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा था नोडल सेल। नोडल सेल में क्या क्या होता है, एक होता है एस नोड होता है, दूसरा होता है
बाकमैन फाइबर्स, तीसरा होता है एवी नोड, फोर्थ नंबर पे बंडल ऑफ हिज, एंड फिफ्थ नंबर पे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पुरकिंजे फाइबर। तो इनको हम एक बार डायग्रामेटिक रूप से देख लेते हैं। जो ये मैंने डायग्राम बनाया है एक फिजियोलॉजिकल डायग्राम है, इसका एनाटॉमी से कोई लेना देना नहीं। एनाटॉमी में सब अलग होता है, क्योंकि एनाटॉमिकल डायग्राम थोड़ा टफ रहता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया। इसमें क्या है कि जो ऐसे नोड होता है, जो ऐसे नोड होता है वो राइट एट्रियम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जस्ट बिलो टू सुपीरियर वेना केवा, जस्ट बिलो टू सुपीरियर वेना। अगर सुपीरियर वेना केवा यहाँ है तो ऐसे नोड यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? यहाँ प्रेजेंट रहेगा। अब ये तो हो गया ऐसे नोड। दूसरा हमने देखा कि बाकमैन फाइबर। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो मायोकार्डियल सेल होती है उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? गैप जंक्शन प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? गैप जंक्शन प्रेजेंट रहते हैं। अब गैप जंक्शन प्रेजेंट रहते हैं मतलब इंपल्स एक दूसरे में ट्रांसमिट इजीली हो सकती है। क्या इंपल्स एक दूसरे में ट्रांसमिट इजीली हो सकती है, बट एक कंडीशन क्या आई कि यहाँ पे हमने कहा कि क्या प्रेजेंट है? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या प्रेजेंट है? इंटर एट्रियल सेप्टम। और सेप्टम का क्या काम होता है कि वो इंसुलेट करता है इंपल्सेस को और प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस वन टू अनदर एट्रिया या वेंट्रिकल। तो ये हम एक कंडीशन क्या है कि हमें क्या करना है? इंपल्स को दोनों को एट्रिया को एक साथ में ट्रांसमिट करना है और दोनों एट्रियाज को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कराना है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो सेप्टम है ये बीच में आ रहा है, ये इंपल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने नहीं दे रहा है। बाकी तो अगर ये सेप्टम यहाँ नहीं होता तो क्या होता कि ये सारी मायोकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट है? सारी मायोकार्डियम के बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर इंपल्स जनरेट होता तो थ्रू आउट यहाँ तक इंपल्स ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट है। तो ये तो श्योर है कि इस राइट वाले पोर्शन के अंदर तो इंपल्स जनरेट हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बट इस राइट वाले इंपल्स को लेफ्ट वाले में पहुंचाने में क्या होगी? दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि राइट जो इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट है वो क्या करेगा? इसको इंसुलेट कर देगा दोनों को। तो अब हमें तो पहुंचाना तो है, तो नेचर ने क्या दिया हमें? बाकमैन फाइबर दिए। बाकमैन फाइबर क्या होते हैं कि डायरेक्टली ऐसे नोड या डायरेक्टली जो इंटर एट्रियल फाइबर होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं और कहाँ जाते हैं? लेफ्ट एट्रियम में। मतलब कि ये इंपल्स लेते हैं यहाँ से और कहाँ जाएंगे? सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाएंगे। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन या जो कैटायन की वेव, जो भी कैटायंस यहाँ पे आए, जो भी इंपल्स यहाँ पे आए, वो सीधा कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसके मतलब बाकमैन फाइबर के होने का कारण क्या है? क्योंकि हमें क्या करना है? दोनों एट्रिया को साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करना है और इंपल्स कभी भी सेप्टम को क्रॉस कर नहीं सकते। तो हमें एक स्पेशल मैकेनिज्म की आवश्यकता है जिससे क्या कर सके? हम इंपल्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बाकमैन फाइबर क्या करते हैं? इंपल्स को राइट एट्रियम से लेके लेफ्ट एट्रियम में भेजते हैं और वहां पे उनका ट्रांसमिशन कराते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बाकमैन फाइबर। और ऐसे नोड को तो हम बाद में डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में। तो एक बाकमैन फाइबर का क्या काम होता है कि इंपल्स को यहाँ से यहाँ भेजते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है एवी नोड। एवी नोड बना होता है नोडल सेल से। किससे बना होता है? नोडल सेल से। अब नोडल सेल क्या होती है? देखो सेल्स भी अलग अलग टाइप की होती है, एक स्लो कंडक्टिंग होती है, एक फास्ट कंडक्टिंग होती है। जो एवी नोड की जो सेल्स होती है वो होती है स्लो कंडक्टिंग। कैसे होती है? स्लो कंडक्टिंग होती है। तो जो एवी नोड है, एवी नोड प्रेजेंट रहता है एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। मतलब जो एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन है वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? एवी नोड। अब देखिए एवी नोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबको देखो, जितनी भी चीजें हैं, कोई अगर मैं यहाँ पे हूं तो किसी कारण की वजह से यहाँ पे हूं, ठीक है। तो हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, कोई लॉजिक होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि बाकमैन फाइबर क्यों है, तो इसके पीछे भी कोई रीजन है। ऐसे ही नहीं दे दिया कि ले तू ले ले, ठीक है। तो एवी नोड यहाँ प्रेजेंट है, पर क्यों है इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि देखिए जो सेप्टम होता है वो क्या होता है? इंपल्स को ट्रांसमिट होने नहीं देता है, ठीक है। फिर भी हमें इंपल्स, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर कोई भी ऐसे नोड प्रेजेंट नहीं है, ऐसे नोड तो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इंपल्स को कहाँ पहुंचाना? मुझे यहाँ तक पहुंचाना है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को मुझे क्या कराना है? कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो शर्त क्या, मतलब शर्त क्या रखी कि मुझे यहाँ पहुंचाना तो है, बट क्या है कि इंसुलेट है तो इंपल्स डायरेक्टली तो जा नहीं सकते। तो मुझे एक अदर मैकेनिज्म चाहिए जिससे मैं क्या करूं कि
इसको मतलब इसको बिना इंटरफेयर के मैं क्या करूं, इस इम्पल्स को डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दूं, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचा दूं। तो उसके लिए क्या दिया, एवी नोड दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड दिया। तो ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है, डायरेक्टली कंडक्टेबल होती है, मतलब कंडक्टेबल होती है, मतलब क्या करती है कि जो यहाँ पे जो इम्पल्स आई थी, जो इंटर एट्रियल फाइबर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन, इंटर एट्रियल फाइबर मतलब ये वाले फाइबर सारे जो ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, पूरे ऑल ओवर एट्रिया की ओर करते हैं, और ऐसे नोड से कहाँ ले जाते हैं, एवी नोड के बीच। इसे कहते हैं इंटर एट्रियल फाइबर। ये इंटर एट्रियल फाइबर से इंफॉर्मेशन कहाँ आई, जो भी इम्पल्स था वो कहाँ आया, एवी नोड में आया। जैसे ही इम्पल्स एवी नोड में आया, एवी नोड के पास कैसी सेल्स है, स्लो कंडक्टिंग सेल है। कैसी सेल है, स्लो कंडक्टिंग। स्लो कंडक्टिंग, देखो इनके जो पीछे की मतलब एक्चुअल मैकेनिज्म हम इसी जब देखेंगे तब हमें समझ में आएगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप याद रखना, क्योंकि जो एवी नोड के अंदर की जो सेल्स होती है वो होती है स्लो कंडक्टिंग होती है। मतलब स्लो कंडक्टिंग कैसे होती है कि इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तब वहाँ पे पीआर इंटरवल करके ऐसा कोई टॉपिक आएगा, तो उस टाइम मैं आपको ब्रॉड में मतलब डिटेल इसका बताऊंगा। तो ये स्लो कंडक्टिंग होती है, मतलब ये जो इम्पल्स होते हैं इनके अंदर क्या जनरेट करती है, रेजिस्टेंस जनरेट कर देती है, इनको जाने नहीं देती, उनके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा कंडक्शन स्लो हो जाता है। और इसको स्लो होने के पीछे का भी रीजन है। क्या रीजन है कि अगर इम्पल्स यहाँ से यहाँ क्विकली ट्रांसमिट हो जाएंगे, अगर इम्पल्स यहाँ से यहाँ मतलब कि अपर पार्ट अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स इमीडिएटली ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो जो वेंट्रिकल है वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो डायस्टोलिक पीरियड था, जो फीलिंग हो रही थी वेंट्रिकल की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इम्पल्स आते हैं तब भी मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब सिस्टोल होगा। सिस्टोल के अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड बाहर जाता है, मतलब सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जाता है। अगर एवी नोड अगर फास्ट कंडक्टिंग होता तो इम्पल्स यहाँ से यहाँ एकदम क्विकली बहुत कम समय के अंदर कहाँ पहुंच जाते, मायोकार्डियम के पास पहुंच जाते। तो अगर इम्पल्स बहुत जल्दी मायोकार्डियम के जहाँ पहुंच गए तो सिस्टोल बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और डायस्टोल का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम हो गया टाइम तो मतलब डायस्टोल की अगर फीलिंग नहीं हुई है तो बराबर रूप से कार्डियक आउटपुट भी नहीं आएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि स्लो कंडक्टिंग क्यों दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे डिले नहीं होगा तो इसकी फीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो एवी नोड के अंदर कैसी सेल्स होती है, स्लो कंडक्टिंग होती है, और क्यों होती है उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बता दिया है। ठीक है, फिर आता है एवी नोड के बाद आता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं कि जो इम्पल्स एवी नोड में आए उसको आगे वेंट्रिकल तक, वेंट्रिकल या क्या कहते हैं इसे, हाँ मायोकार्डियल मसल तक ले जाने का काम कौन करते हैं, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज उसको ट्रांसमिट करते हैं और आगे किसको दे देते हैं, राइट या लेफ्ट बंडल ब्रांच को देते हैं, और उसके बाद में सीधा पुर्किंजे फाइबर को देते हैं। देख लीजिए ये है, ये जो है ये बंडल ऑफ हिज है, और फिर ये आ गया लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, एंड ये आ गया पुर्किंजे फाइबर। ये आ गया पुर्किंजे फाइबर। तो एक चीज मैं आपको बता दे, मैंने पहले आपको बता रखी है कि जो हार्ट की सेल्स होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ऑटोमेटिसिटी। मतलब ऑटोमेटिसिटी से मतलब क्या समझे कि वो खुद अपने इम्पल्स जनरेट कर सकती है। क्या कर सकती है, अपने इम्पल्स खुद जनरेट कर सकती है। कैसे जनरेट करेगी वो तो हम बाद में देखेंगे, खुद जनरेट कर सकती है। मतलब कि जो ऐसे नोड है वो भी अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है, जो एवी नोड है वो भी अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है, बंडल ऑफ हिज भी अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है। इम्पल्स मतलब बीट, बीट वो खुद जनरेट कर सकता है। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच भी खुद कर सकती है। मतलब जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है हार्ट के अंदर वो अपनी खुद की इम्पल्स जनरेट कर सकती है, वो कैपेबल होती है कि कुछ भी वो इम्पल्स जनरेट कर सके। ठीक है, पुर्किंजे फाइबर भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं पर करते नहीं है। तो कौन करता है, इम्पल्स जनरेशन का काम हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कौन करता है, ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड हमेशा जो नॉर्मल पर्सन है फिजियोलॉजिकली वो क्या करता है, इम्पल्स ऐसे नोड ही जनरेट करता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। तो इनके पीछे का एक और लॉजिक है कि इसे नेचुरल पेसमेकर क्यों कहते हैं। लॉजिक ये है कि जब भी हमने
पर्सन्स की, या हमने जब भी रिसर्च करी तो हमें ये पता चला कि जो पर्सन होता है उसकी नॉर्मल हार्ट बीट रहती है 62 या 70 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, कितनी रहती है? 60 to 100 बीट पर मिनट। तो हमने देखा कि नॉर्मल पर्सन की 60 to 100 होती है, और हमने ये देखा कि ऐसे नोड भी कितनी बीट जनरेट करता है? 60 to 100 बीट पर मिनट, मतलब इक्वल टू नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट। ठीक है, तो इक्वल थी तो हमने ये देख लिया कि हाँ भाई इक्वल आ रही है, तो कौन कर रहा होगा? ऐसे नोड कर रहा होगा। तो इसके पीछे का एक और लॉजिक है, इसे हम नेचुरल पेस मेकर क्यों कहता है? इसीलिए कहता है क्योंकि ये जो नॉर्मल जो पेस होती है वो कौन जनरेट करता है? ऐसे नोड करता है, और वो इक्वल होती है सभी के अंदर, जो 60 to 100 होती है उसकी होती है। ठीक है, एक और नेचुरल पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक किसी पर्सन के अंदर ऐसे नोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जब तक किसी पर्सन के अंदर ऐसे नोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तब तक हार्ट का दूसरी कोई सेल्स या दूसरी कोई भी एवी नोड वजह से वो इंपल्स जनरेट नहीं करते। मतलब जब तक है तब तक वही करेगा। अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट आ गया, अगर ऐसे नोड खुद अगर खराब हो गया, उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ गई, तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए जो हार्ट की दूसरी सेल्स होती है वो भी इंपल्स जनरेट करना शुरू कर देती है, जैसे एवी नोड करती है। ठीक है, एवी नोड भी इंपल्स जनरेट करने लग जाता है जब कि कोई भी ऐसे नोड के अंदर कोई भी दिक्कत आती है। तो इससे हम कहते हैं सेकेंडरी पेसमेकर। एवी नोड को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी पेसमेकर कहते हैं। और ऐसे नोड कैसा है? प्राइमरी या नेचुरल पेसमेकर है। तो ये एक मतलब एक कंसेप्ट था, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। ऐसे नोड को क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली हार्ट बीट को जनरेट करता है। तो ये हमने ऐसे नोड के बारे में देख लिया। जो ऐसे नोड जो हार्ट बीट जनरेट करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। जो एवी नोड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 40 to 60 बीट पर मिनट। ठीक है, और जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं उनकी जो होती है 35 to 45 अप्रोक्स होती है पुरकिंजे फाइबर की फ्रीक्वेंसी, जो इतनी बीट वो जनरेट कर सकता है। ये मेजर थे कंडक्टिव सिस्टम के, मतलब कि ये इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, बट नॉर्मली कौन करता है? ऐसे नोड ही करता है। अब ऐसे नोड इम्पल्स कैसे जनरेट करता है ये हम हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्या मतलब क्या एक्शन पोटेंशियल रहता है, क्या रहता है, वो हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ऐसे नोड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्या है कि हार्ट को कंट्रोल करता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना, छोड़ने से तो काम देगा नहीं। तो ऐसे नोड क्या होता है? इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। ये प्रेजेंट रहता है सुपीरियर वेना केवा के जस्ट बिलो रहता है। देखिए, अब मैंने ये बताया कि ऑटोमेटिसिटी ऐसे नोड में होती है, ऑटोमेटिसिटी ऐसे नोड में होती है। अगर कोई पर्सन अनकंट्रोल हो जाए, अगर मैं हूँ, अगर ठीक है मैं अगर अनकंट्रोल हो जाऊं, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, तो मेरे तो मन में आएगा वो करूंगा। ठीक है, मेरे को कौन कहने वाला है? सही है ना? तो ऐसे ही अगर ऐसे नोड ऑटोमेटिसिटी तो उसमें है, पर उसके ऊपर भी कंट्रोल जरूरी है। जैसे मेरे ऊपर कंट्रोल जरूरी है, आपके ऊपर भी कंट्रोल जरूरी है। तो इसको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने अगर नर्वस सिस्टम पहले से पढ़ रखा है तो ये आपको पता होगा कि जितनी भी विसरल या जो भी मतलब जो भी सबकॉन्शियस जो भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे भी जो ऐसे नोड की जो एक्टिविटी है उसे कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जब हम रेस्ट की फेज में होते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त है, फ्री है, तब कौन सा रहता है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रहता है। और जब हमारे कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, जैसे कोई कुत्ता आ गया, जैसे कोई शेर सामने से आ गया, जैसे कोई कोई टीचर ने कि पनिशमेंट देने वाला है और जस्ट हम उसके सामने खड़े हैं, तो क्या एक स्ट्रेस की कंडीशन है, तो उस टाइम क्या होने वाला है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या कंडीशन आती है? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो हार्ट को रेगुलेट दोनों करते हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब मेरे अंदर, मैं अगर रेस्ट की कंडीशन में हूँ तो मेरे अंदर कौन सा सिस्टम एक्टिव है? पैरासिम्पैथेटिक। मतलब कि मैं अभी नॉर्मल हूँ, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मैं एकदम नॉर्मल, तो मेरे अंदर कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है। तो पैरासिम्पैथेटिक हमेशा क्या करता है? उसके ऊपर कंट्रोल करके रखता है कि भाई ना, बाहर नहीं जाना, अपने लिमिट में रहे, 60 to 100 रहना है, इतने में रहे। ठीक है,
ये कौन सी कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन में होता है? स्ट्रेस की कंडीशन में। अगर कोई स्ट्रेस है, अगर मैं कहीं जंगल में जा रहा हूँ, कोई शेर आ गया सामने से, तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे एकदम क्विकली डिसीजन लेना है, मतलब मेरे ब्रेन को भी एकदम फटाफट काम करना है। अगर मैंने सोचा कि मुझे दौड़ के यहाँ से भाग जाना है, तो मेरी मसल को भी एकदम क्विकली काम करना होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए। और उस ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या ऐसा नोड क्या करेगा? बहुत ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा। तो एक पीछे का सेंस है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो क्या करेगा? हमेशा हार्ट बीट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करेगा? हमेशा बढ़ाएगा। और जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी रेस्ट की कंडीशन में जब भी एक्टिव होगा, तो पल्स को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि जब कोई स्ट्रेस होता है, जब कभी आप कोई भी मतलब अगर कुछ भी होता है स्ट्रेस कंडीशन, आप समझ सकते हो, आप अपने अपने लेवल पे स्ट्रेस समझ लो। ठीक है, तो स्ट्रेस जब भी होता है तो क्या होता है? ऑटोमेटिक हमारी पल्स क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। मतलब एकदम रेडनेस जैसा लगने लग जाता है। तो वो क्या किसके कारण? सिंपैथेटिक के। तो ये हमने देख लिया कि ऐसे नोड के ऊपर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या इफेक्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक तो उसको क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है ऐसे नोड की इम्पल्स को। और एड्रिनर्जिक या फिर सिंपैथेटिक जब भी एक्टिवेट होता है तो वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो कैसे किसके थ्रू एक्ट करेगा? उसके ऊपर, ऐसे नोड के ऊपर, उसके वहां पे मस्करेनिक टाइप 2 या M2 रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं ऐसे नोड की सेल के ऊपर। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं? M2 टाइप के, मस्करेनिक टाइप 2। ये अभी फिजियोलॉजी का टॉपिक नहीं है, एक बस जस्ट ध्यान रखो कि M2 रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। ये कभी हम जब नर्वस सिस्टम जब भी डिस्कस करेंगे उस टाइम में मैं बताऊंगा कि रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, या फिर हमारी जो फार्मा की जो क्लासेस रहेगी कोलिनर्जिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, तब मैं डिटेल में बता दूंगा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज द M2 एंड M1 एंड M3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन तो नहीं, M3 तक ही होते हैं। और SNS मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके थ्रू एक्ट करेगा? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 1। ये अल्फा एंड बीटा इसके रिसेप्टर होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। दो टाइप के होते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा 2 टाइप का होता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा 3 टाइप का होता है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो इसमें से कौन सा प्रेजेंट रहता है? अल्फा 1 एंड बीटा 1। तो ये क्या करते हैं? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किसके थ्रू एक्ट करता है? अल्फा 1 एंड बीटा 1 के थ्रू एक्ट करता है। तो ये हमने एक बार देख लिया ओवरऑल कि ऐसे नोड कैसे एक्ट करता है। अब हम हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे कि हम पहले देखेंगे कि ऐसे नोड के अंदर इंपल्स कैसे जनरेट होती है, वो कैसे ट्रेवल करती है, और वो अगर ट्रेवल करके मायोकार्डियम के पास जाती है, मसल सेल के पास जाती है, तो वो वहां पे कैसे एक्शन दिखाएगी, मतलब मसल के ऊपर जाके क्या करेगी? कोई जादू की छड़ी तो घुमाएगी नहीं, तो क्या करेगी वो हम हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी कमी दिखे आपको मेरे अंदर तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। और धन्यवाद।